नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि कोई भी सवाल आपके पास है, आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपकी पोर्टफोलियो रिलेटेड, आपके गोल्स रिलेटेड, तो योर मनी तमाम दुविधाओं को करता है दूर, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सके बिना किसी कंफ्यूजन के। कोई भी सवाल अगर आपके पास है तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। कैसे? आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ईमेल या फेसबुक, ट्विटर के थ्रू भेज सकते हैं। ईमेल है yourmoney@nw18.com। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। और इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ है आनंद राठी, वेल्थ की हेड म्यूचुअल फंड्स, श्वेता रजानी। और श्वेता नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे, उससे पहले बात करेंगे कि ये समय ऐसा होता है साल का जो सबसे ज्यादा स्पेशल मंथ होता है। वाइब्स बहुत अच्छी होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स लोग बहुत करते हैं, नए घर नई गाड़ियां खरीदते हैं, शॉपिंग खूब होती है। लेकिन शॉपिंग अगर म्यूचुअल फंड्स की जाए तो फिर बात ही कुछ और है। अब ये एक ऐसा टाइम है जब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बोनस भी मिलता है, गिफ्ट्स मिलते हैं, तो किस तरीके से स्मार्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स बाय करने के लिए? क्यों ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाए इस बोनस के थ्रू। अगर आपसे सलाह ली जाए श्वेता, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, कंसीडरिंग जिस तरीके का माहौल है, जो बोनस मिले लोगों को उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें, कहाँ इन्वेस्ट करें? जी दीपाली, जैसे आपने कहा ये सीजन है कि आप कंजम्पशन करते हैं, खरीदारी बहुत करते हैं, बोनस भी आता है। लेकिन जब बोनस आता है तो सबसे पहली चीज हमारे किसी के भी दिमाग में ये आती है कि चलो ये बहुत टाइम से हमें एक फोन खरीदना था या गैजेट खरीदना था या गोल्ड खरीदना था, उसे खरीद ले। लेकिन एक सही तरीका मैं कहूंगी कि अगर आपके पास बोनस आ रहा है तो 3-4 चीजें इसे जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहले, क्या अगर आपका कोई लोन है जो आप पे ऑफ कर सकते हैं, उसे पे ऑफ करें। अगर खास करके वो लोन ऐसा है जो आपको पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड लोन है, जहां पर आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं वो डबल डिजिट की आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जरूर उसे देखें। सेकंड, अगर आपने कोई इंश्योरेंस नहीं ली हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकती है, टर्म प्लान हो सकता है, अगर वो नहीं है पोर्टफोलियो में तो उसे पहले लें। तीसरी चीज मैं कहूंगी, अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड नहीं है तो पहले वो बोनस का अमाउंट आप एक इमरजेंसी फंड के तरह डायरेक्ट कर लें। और चौथा मैं कहूंगी कि जो भी बोनस आ रहा है, अगर ये पहले की गई 3 चीजें आपने करी हुई है पोर्टफोलियो में, तो एक कैपिटल अप्रिसिएशन के स्टैंड पॉइंट से मैं कहूंगी जो भी बोनस आ रहा है उसका एक रेशियो आप जरूर खर्च करें। लेकिन एक एक पोर्शन ऑफ द रेशियो आप जरूर उसे इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से। तो हो सकता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर लें, या आपकी कोई भी अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो तो उसे करें। तो ये 4 चीजें जरूर आप ध्यान में रखें जब भी आपको बोनस आ रहा है, और उसे थोड़ा बहुत पैसा खर्च भी करें क्योंकि ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन है। लेकिन एक ज्यादा पोर्शन आप अगर इन्वेस्टमेंट की ओर करें तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदेमंद होगा। ओके, चलिए, तो ये आपको सलाह दी गई है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर पैसे लगाने हो और तो क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब ज्वेलरी और सोने की बाइंग भी बहुत होती है। हालांकि इन्वेस्टर स्मार्ट हो रहे हैं, हम ज्वेलरी में के बजाय सोने को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं। तो सोने में इन्वेस्टमेंट को लेकर इस बोनस के थ्रू क्या अप्रोच रखी जा सकती है, या फिर ऐसा ना हो कि पूरा ही इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा शॉपिंग के लिए भी बचा लें, थोड़े से अपने इच्छाएं पूरी करने के लिए बचा लें? किस तरीके से डाइवर्सिफाई करें उस केस में? जी देखिए, मैं एक थंब रूल के हिसाब से कहूंगी, समझ लीजिए आपके पास जो भी बोनस आ रहा है तो उसका 40% तो आप उसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए रख लें। तो अगर किसी को 1 लाख का बोनस आ रहा है तो 40,000 आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें। 20% आप इसके लिए रख लें कि कोई आपकी अगर इमरजेंसी फंड है या कोई लोन पे करना है तो उसके लिए खर्च कर लें। 40% आप रख सकते हैं कि जरूर बोनस आया तो खर्च करने की इच्छा होती है, तो उससे आपकी जो दिवाली की शॉपिंग हो उसे कर ले। तो मैं कहूंगी 40-40-20 का रेशियो जरूर ध्यान में रखें। और अगर 40% जो इन्वेस्टमेंट वाला है उसे आप बढ़ा सकते हैं तो उसे जरूर बढ़ाएं। दूसरी चीज जो आपने कहा कि हाँ दिवाली के टाइम लगता है कि गोल्ड खरीदना चाहिए, तो देखें, अगर ज्वेलरी नहीं है और कंजम्पशन के हिसाब से आपको कुछ खरीदना है आज के दिन पे पहनने के लिए, तो ही खरीदें।
अगर इसलिए ले रहे हैं कि उसे कहीं आप लॉकर में स्टोर करके रहेंगे या बच्चों के मैरिज के हिसाब से आप खरीद रहे हैं, तो ज्वेलरी खरीदने से बेटर होता है आप एक गोल्ड ईटीएफ या गवर्नमेंट की जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड होते हैं, उसमें निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और जब आपको ज़रूरत हो तो उस हिसाब से उसे आप कन्वर्ट करके ज्वेलरी तब बना सकते हैं। अगर आप गोल्ड खाली इन्वेस्टमेंट के स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं, तो उससे मैं कहूँगी अगर लॉन्ग टर्म है आपके पास, तो हमने गोल्ड और इक्विटी की एक कंपैरिजन कर रखी है, जहां हमने देखा अगर आपका होल्डिंग पीरियड समझ लीजिए 3 साल, 5 साल, 7 साल है, तो इक्विटी की जो रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं इक्विटी हमें लॉन्ग टर्म में डबल डिजिट रिटर्न देगा, तो वो जहां पर अगर मैं 3 साल का एवरेज रिटर्न देखूं गोल्ड और इक्विटी का, तो इक्विटी में 70% चांस होता है कि आपको वो डबल डिजिट रिटर्न मिलेंगे, गोल्ड में वो 50% का चांस होता है। और जैसे अगर मैं 7 साल का होराइजन देख लूं, तो गोल्ड का वही प्रोबेबिलिटी शायद आपका 50-60% ही रहता है, लेकिन इक्विटी का डबल डिजिट रहने का प्रोबेबिलिटी आपका 90-95% बढ़ जाता है। तो अगर आपका लंबा समय है और निवेश के स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं, तो फिर गोल्ड ना लेके इक्विटी लेना आपके लिए एक ज्यादा सही डिसीजन होगा। और अगर फ्यूचर की कंजम्पशन हो सकती है गोल्ड की, तो गोल्ड ईटीएफ ले लें। और अगर आज ही ज्वेलरी पहननी है तो फिर आप ज्वेलरी लें। ये मेरी एक राय रहेगी। ओके, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। प्रदीप कुमार हिसार से पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा है मैम। मेरे एक्चुअली इसमें दो क्वेश्चन है मैम। एक तो जो ईएलएसएस में मैंने वन टाइम किया हुआ है अराउंड 1 लाख एट द टाइम ऑफ कोविड, आई थिंक 2019-20 के आसपास, विच इज 4 फंड है मैडम उसमें। आपके पास पोर्टफोलियो शायद आपके पास होगा, और उसकी वैल्यू मैडम अभी ऑलमोस्ट 10 के आसपास है। और बाकी मेरा एसआईपी चल रहा है अराउंड 25,000 का। आई एम एज्ड एट 45 इयर्स, तो मेरे को रिटायरमेंट में एटलीस्ट 2.5 करोड़ के आसपास का अगर पर्पस जमा हो सकता है तो। और ईएलएसएस से अगर क्या एडवाइस है मैम, एक्सिट करना चाहिए या फिर इसमें रहने दूं, या फिर क्योंकि ईएलएसएस का भी ज्यादा वो नहीं रहा न्यू टैक्स रेजिम आने के बाद। ये क्वेश्चन था ना। ओके ओके, तो क्या सजेशन है इनके लिए? 25,000 की इनके सिर्फ चल रही है, 20 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। ईएलएसएस में भी निवेश की इन्होंने बात कही, राय लेना चाहते हैं। मैं डिटेल्स बता दूं क्विकली, तो एसबीआई कॉन्ट्रा 5,000 पर मंथ, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 5,000, मुतलो सोल मिड कैप 2,500, 5,000 कोटक मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 5,000 और जेएम फ्लेक्सी कैप 2,500। क्या सजेशन है इनके लिए और इनके पोर्टफोलियो को लेकर? जी, प्रदीप जी, जैसे आप रिटायरमेंट के लिए ये पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर मैं आपकी टाइम होराइजन देखूं, आपने कहा आपके पास 15 साल का समय है, तो अगर आप इसी तरह से अपनी एसआईपी जारी रखेंगे तो आप करीबन इक्विटी का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देख के ऐसे लग रहा है आप एक 2.5 करोड़ के आसपास के कॉर्पस पर पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगी अगर आप इसे 10 से 15% तक स्टेप अप कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप समझ लीजिए अगर 15% से स्टेप अप करते हैं तो एक 4 करोड़ के आसपास के कॉर्पस वैल्यू पे पहुंच सकते हैं, जो फिर एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट की ओर आपको ले जाएगा। आपकी जो प्राइमरी क्वेश्चन थी ईएलएसएस की, हाँ मैंने भी नोटिस की कि आपके पोर्टफोलियो में अगर मैं देखूं 50% आपका पोर्टफोलियो आज ईएलएसएस है। देखिए ईएलएसएस में अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में हैं तो ईएलएसएस में निवेश करने का मतलब बनता है, बिकॉज आपको वहां पे वो एटीसी का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर आप नए टैक्स रिजीम में जा चुके हैं तो फिर ईएलएसएस में निवेश ना करें, क्योंकि ईएलएसएस किसी भी अलग फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड की तरह ही फंक्शन करता है, लेकिन वहां पे आपको 3 साल का लॉक इन आ जाता है। तो कभी भी अगर कुछ भी इमरजेंसी के लिए जरूरत पड़ी आप निकाल नहीं पाओगे। और दूसरी कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड की जहां पे आपको थोड़ा सा बेटर रिटर्न भी मिल सकता है। तो अगर नए टैक्स रिजीम में है ईएलएसएस ना करें। दूसरी मैंने एक चीज आपके पोर्टफोलियो में देखी, वैसे तो आपकी स्कीम्स सारे अच्छे हैं, लेकिन एक जेएम फ्लेक्सी कैप का फंड है जहां मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एसआईपी रोकें। आपके पोर्टफोलियो में एक चीज और थी कि लार्ज कैप का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। अब हमारे पास 15 साल का समय है तो आप थोड़ा सा मिड स्मॉल एलोकेशन भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ईएलएसएस में एसआईपी रोकें, जेएम फ्लेक्सी कैप में एसआईपी रोकें। इसकी जगह पर जो 2 स्कीम्स हैं आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में।
ये मैं कहूंगी एक एचडीएफसी की स्मॉल कैप फंड और एक कैनरा रोबेको की मल्टी कैप फंड को आप ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। अगले व्यूअर से अब बात करेंगे। महेश कुमार सोनी हमारे साथ अब कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। महेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम जी, मैं कोटकपुरा से बोल रहा हूँ। मैंने अपना बताइए। पोर्टफोलियो भेजा था। इसकी मैं पूछ रहा हूँ 10, 12, 15 साल में क्या वैल्यूएशन मिल सकती है जी। ओके, आपकी मंथली सिर्फ 1.5 लाख की चल रही है महेश जी? हाँ जी, हाँ जी। और आपके अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? वैल्यू 45 लाख की है जी। ओके, तो मैं एक बार आपके पोर्टफोलियो मेंशन कर रही हूँ, कुछ बदलाव हो इस पोर्टफोलियो में तो बताइए। जो डिटेल्स हमारे पास है उसके मुताबिक एसबीआई कॉन्ट्रा 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ इन्वेस्को कॉन्ट्रा में, हीलियस फाइनेंशियल फंड में 20,000, देन 20,000 कोटक मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 30,000, 10,000 कोटक स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 20,000 और 10,000 है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड में। यानी टोटल आपके पास मान के चले 8 म्यूचुअल फंड्स हैं और 8 म्यूचुअल फंड्स में आप 1.5 लाख रुपए डाल रहे हैं। 49 लाख की आपकी वैल्यू है। 15 ईयर्स का हो रहा है सर, जानना चाहते हैं कितना कॉर्पस 15 ईयर्स में एक्यूमुलेट होगा। करेक्ट महेश जी? क्या राय रहेगी श्वेता इनके पोर्टफोलियो पर और इनके गोल पर? जी, महेश जी, सबसे पहले आप 15 साल का समय है, अगर आप इसी तरह से निवेश करते रहे तो मैंने जो नंबर्स जोड़े हैं उस हिसाब से लग रहा है आप एक 10.5 से 11 करोड़ के कॉर्पस पर पहुंच सकते हैं। हाँ, यही अगर आप 10% से स्टेप अप बढ़ा सकते हैं अपनी एसआईपी की, तो फिर आप 15 से 16 करोड़ के एक ऑब्जेक्टिव पर पहुंच सकते हैं। तो जरूर देखें, जितना भी हो सके 5-10% तक अगर आप एसआईपी को स्टेप अप कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपके पोर्टफोलियो पे मेरी 3 से 4 ऑब्जर्वेशंस थी। सबसे पहले मैंने जो देखा कि आपके पोर्टफोलियो में मिड स्मॉल कैप हैवी है। आप आज के दिन पे खाली 40% लार्ज कैप हैं। मैं कहूंगी कम से कम 50 या 55% का लार्ज कैप हो तो ज्यादा अच्छा है फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट। दूसरी चीज, आपके पोर्टफोलियो में कुछ सेक्टरल या थीम्स आप प्ले कर रहे हैं, जैसे डिफेंस फंड है आपके पास। अब देखिए, यहाँ इन थीम्स में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही टाइम पर उसमें से निकल जाएं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, करीबन 2023 से मिड 2024 तक डिफेंस बहुत अच्छा और सबसे बेहतरीन सेक्टर था। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ 2024 से आप करीबन 25 की शुरुआत में देखें तो डिफेंस ने -15-16% की रिटर्न दे दी थी। तो इसीलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप उस सेक्टर को बहुत क्लोजली नहीं ट्रैक कर रहे, टाइमिंग नहीं कर पा रहे, तो एक डाइवर्सिफाइड फंड में रहना, जहां फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे ये सारी डिसीजंस ले रहा है, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो आपके पोर्टफोलियो में 2 फंड्स हैं वैसे, एक डिफेंस फंड है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, वहां आप एसआईपी रोक लें। और इसके अलावा एक मैं कहूंगी जो 2 फंड्स हैं, एक कोटक का स्मॉल कैप फंड और एक इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड, यहाँ आप एसआईपी रोके। आपके पोर्टफोलियो में 40% एलोकेशन एक ही एएमसी में है, कोटक में। तो हालांकि ये बहुत अच्छी एएमसी है, लेकिन एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से 25% अगर आप किसी भी एएमसी में रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए ये मेरी 2 सलाह और है। इसकी जगह पर जो आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, एक डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड कर लें, एक आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड ले लें, और एक इन्वेस्को कॉन्ट्रा के जगह इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड आप ऐड कर लें एसआईपी के हिसाब से। ये मेरी कुछ सलाह है आपके लिए। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, कोटक स्मॉल कैप, हीलियस फाइनेंशियल फंड से निकलने की सलाह है। कुछ नए फंड्स रेकमेंड किए गए हैं, डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। अच्छा, एक चीज और, कितना एलोकेशन, कितना एक्यूमुलेशन ये कर लेंगे 15 ईयर्स में, कंसीडरिंग 49 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है और प्लस 1.5 लाख इनकी एसआईपी अभी भी और 15 साल कंटिन्यू होगी? देखिए, वैसे तो ये 10.5 करोड़ के एक कॉर्पस पे पहुंच जाएंगे। अगर ये 10% से स्टेप अप कर लेंगे तो मेरे हिसाब से 15 करोड़ के एक कॉर्पस वैल्यू पर भी पहुंच सकते हैं। अगले व्यूअर की लोकेश ने एक सवाल हमें भेजा है ईमेल के थ्रू जयपुर से। 33 साल इनकी उम्र है, मंथली सिप है 14,200 की, पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल है 12,60,000। 8,000 की सिप इनको बढ़ानी है, यानी उस स्थिति में जो टोटल सिप हो जाएगी वो लगभग 22,000 की हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई, शादी और रिटायरमेंट का इनका लक्ष्य है। कौन से भी एक्टिव फंड्स हैं? 1,000 रुपीज आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट,
5000 कोटक मिड कैप डायरेक्ट, 2500 मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, 2500 एसबीआई स्मॉल कैप, और एक है इनके पास 2200 एचडीएफसी एनपीएस एंड एचडीएफसी। तो ये इन्होंने डिटेल्स बताई हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए और कहाँ एडिशनल एलोकेशन ये करें 8000 का? जी, लोकेश जी, मैं आपका प्रश्न देख रही थी और यहाँ पे मेरी 3-4 ऑब्जर्वेशन थी। सबसे पहले मैं देख रही थी कि आपने हर एक लक्ष्य के लिए एक फंड में निवेश किया हुआ है। मैं कहूँगी उससे बेहतर ये रहेगा कि आप हर गोल वैल्यू का एक आपको अंत में क्या कॉर्पस चाहिए, क्या आपकी एंड गोल वैल्यू है, उसे समझ के एक बैकवर्ड कंप्यूटेशन करें। वही मैंने किया है आपके लिए। उस पे मैं आती हूँ। दूसरी चीज, आपके पास एनपीएस है। अब मुझे नहीं पता आप कौन से टैक्स रिजीम में हैं। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में हैं तो आपको एनपीएस का एक टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अगर आप नए टैक्स रिजीम में हैं तो फिर मेरी सलाह आपसे ये होगी कि आप वो एनपीएस में जो मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे रोक दें। क्योंकि एनपीएस देखें, लॉन्ग टर्म में एक तो वो आपकी लिक्विडिटी को लॉक इन करके रखता है। सेकंड, जब वो मैच्योरिटी पे आते हो, जब आप रिटायरमेंट के समय आते हो, आपको एक कंपलसरी एन्युटी लेनी पड़ती है। उस समय पर भी आपको लमसम वैल्यू नहीं मिलेगा। तो वो एक फ्रीडम या फ्लेक्सिबिलिटी की आप कब कैसे विड्रॉ करें, वो एनपीएस में छूट जाता है। रिटर्न स्टैंड पॉइंट से म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो फिर वो आपको एनपीएस से थोड़ा बेहतर रिटर्न भी दे सकता है। इसीलिए ये मेरी दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। तीसरा, आपके फंड्स पे अगर मैं देखूं तो आप हाँ, मैं समझती हूँ कि 20-25 साल का समय है, लेकिन 80% मिड एंड स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो है। शायद रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स में आपने बहुत अच्छी रिटर्न देखी है, इसीलिए मिड स्मॉल हैवी किया है। लेकिन रिस्क को ध्यान में रखते हुए और एक स्टेबिलिटी पोर्टफोलियो में आना बहुत जरूरी है, इसीलिए 50% का लार्ज कैप होना चाहिए। तो ये 3-4 मेरी ऑब्जर्वेशंस थी। मैं रिकमेंडेशन पे आती हूँ आपके लिए कि आप पोर्टफोलियो पे क्या कर सकते हैं, और जो आपको एडिशनल 8000 की एसआईपी भी करनी है उसके लिए आप क्या करें। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज में जो स्कीम्स हैं वो तो अच्छी हैं, आप उसे जारी रखें। बस एक फंड है आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड। ये हाइब्रिड है। मैं समझ रही हूँ आपके पास डेट अलग से है, हो सकता है एफडी के फॉर्म में, इंश्योरेंस के फॉर्म में, और ये खाली इक्विटी पोर्टफोलियो है आपका, तो आप हाइब्रिड फंड में एसआईपी ना करें। इसके अलावा जो आप स्कीम्स ऐड कर सकते हैं, 3 फंड्स हैं, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट का लार्ज कैप फंड। ये मिला के आपके पास जो और फंड्स हैं, 7 फंड्स हो जाएंगे। इसमें आप इक्वल अमाउंट की एसआईपी करें, और इक्वल करने पे आपका जो मैं बैलेंस कह रही थी, एक 50 से 55% का लार्ज कैप और बैलेंस मिड स्मॉल कैप, वो भी आ जाएगा। तो ये मेरी सलाह है आपके लिए। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है। एक और व्यूअर से फटाफट से बात कर लेते हैं। राहुल शर्मा नवी मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते जी। वही क्या मैंने क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे, राइट नाउ मैं कुछ बेसिकली एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंडेक्स फंड में। तो मेरे पोर्टफोलियो में जो इंडेक्स फंड है वो है एचडीएफसी निफ्टी 50, पराग पारेख है, आदित्य बिरला सन डिजिटल इंडिया फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट है, मोतीलाल ओसवाल है, एंड एक्सेस स्मॉल कैप फंड है। तो ये जो एसआईपी है ये अराउंड 17,000 पर मंथ में करता हूँ बेसिकली। ओके, एंड मैं एक 1 CR का बेसिकली मैं कॉर्पस का प्लान कर रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड अगर आप बेसिकली असिस्ट कर पाएंगे कि किस तरह के फंड मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, और राइट नाउ जो फंड मैं होल्ड कर रहा हूँ इसमें किस तरह के चेंजेस रिक्वायर्ड है। ओके, तो बताइए क्या सलाह इनके लिए रहेगी। इन्होंने अपना क्वेश्चन तो बताया है, फंड्स भी बताए हैं। 1 करोड़ का लक्ष्य 10 इयर्स में है। अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू 4-4.5 लाख के आसपास है। 17,000 के सिप है। क्या सजेशन इनके लिए? जी, राहुल, सबसे पहले देखिए, आई एम श्योर अभी आप वो अर्निंग फेज में हैं, तो आप जरूर अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हैं। तो वो आप अगर एसआईपी को स्टेप अप नहीं करेंगे तो जिस हिसाब से आज आप एसआईपी कर रहे हैं, आप करीबन एक 55-60 लाख के कॉर्पस पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 या 20% की स्टेप अप कर सकते हैं, एसआईपी अगर 20% से स्टेप अप कर लेंगे तो 1 करोड़ के एक गोल वैल्यू पर पहुंच सकते हैं उसी समय में। तो जरूर ट्राई करना स्टेप अप करने का। आपके पोर्टफोलियो में 3-4 चीजें मैंने ऑब्जर्व की। सबसे पहले आपके पास एक मल्टी एसेट फंड है।
अब मैं समझ रही हूँ कि कुछ ना कुछ डेट आपके पास अलग से होगा, तो ये अगर प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो रखें तो वो एक रिटर्न में एफिशिएंसी और आ सकती है। दूसरा सेक्टर फंड है। जैसे मैं कुछ समय पहले भी बता रही थी कि कोई भी सेक्टर फंड में टाइमिंग बहुत जरूरी हो जाता है, और ये कि आप वो सेक्टर को कितना क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे हर साल अगर आप देखें तो जो टॉप सेक्टर है वो बदलता रहता है। सो अगर आप वो आईटी सेक्टर को उतना नहीं समझते हैं, आप उसे क्लोजली नहीं मॉनिटर कर रहे हैं, तो एक फंड मैनेजर पे छोड़ देना कि वो सेक्टर रोटेशन करे आपके बिहाफ पे, वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। इस हिसाब से आपके पास जो आदित्य बिरला का डिजिटल फंड है वहां आप एसआईपी रोकें। जो आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड है वहां आप एसआईपी रोकें। आपके पोर्टफोलियो में मैं कहूंगी आप थोड़ा सा मिड स्मॉल एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 10 साल का समय है आपके पास, आप थोड़े अंडरवेट हैं ये मार्केट कैप में। तो वो जरूर मैं आपको एक सलाह दूंगी। सेकंड, आपके पास इंडेक्स फंड है, आपने एक निफ्टी 50 का नेक्स्ट 50 का ईटीएफ लिया हुआ है। देखें एक्टिव फंड्स में बिकॉज फंड मैनेजर सेक्टर और स्टॉक कॉल्स लेते हैं, एक्टिव फंड्स मैं कहूंगी 1.5 से 2% आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं ईटीएफ के कंपैरिजन में। तो अभी कुछ सालों के लिए एक्टिव फंड में रहना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए जो एचडीएफसी का नेक्स्ट निफ्टी 50 ईटीएफ है वहां पर भी आप एसआईपी रोकें। इसके अलावा एक्सिस की जो स्मॉल कैप फंड है उससे बेहतरीन फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, तो इसीलिए वो एसआईपी रोकें। इसके जगह पर जो आप स्कीम्स ऐड कर सकते हैं, आप एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड ऐड कर लें, कोटक का मल्टी कैप फंड ऐड कर लें, और आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड कर लें। वो मल्टी कैप फंड के थ्रू आपको मिड स्मॉल एलोकेशन थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए राहुल, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड तमाम बातें आपको बताई गई हैं। इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू श्वेता आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते आप अपनी स्क्रीन पर श्वेता के टॉप 4 फंड्स भी देख सकते हैं, उनको नोट कर लीजिए अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं श्वेता की चॉइस से। इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।